नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सक्सेस पाथ ऑनलाइन की आज की इस क्लास में। दोस्तों, ये एक नई है निबंध की श्रृंखला हमने अभी शुरू की है और आज मैं आपको ऐसे बताऊंगा एक ऑडियो आर्टिकल के थ्रू समझा कि आप इस तरह से अगर इसको पूरा सुनेंगे तो आप एक निबंध अच्छी तरीक़ा से लिख सकते हैं। आपको अच्छे अच्छे फैक्ट मिलेंगे, आपको ऐसे अर्थ मिलेंगे कि जो आपको याद होंगे, आप आराम से 1000 शब्द का निबंध लिख सकते हैं। मैंने टॉपिक चुना है सहकारी संघवाद। सहकारी संघवाद पे कई बार यूपीएससी के मेंस के क्वेश्चन आए हुए हैं और ये हमेशा चर्चित पार्ट रहा है पॉलिटी का। और ये जो है जीएस पेपर 2 का क्वेश्चन भी इस पे आता है और इस पे निबंध भी पूछे जाते हैं। किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, अगर आपने मेंस लिखना है या आपने इससे लिखना है, इस पे ऐसे आने की पूरी संभावना होती है। तो किसी भी निबंध को लिखने के लिए आपको 3 पार्ट पे ध्यान देना होता है। पहला पार्ट होता है आपका एक भूमिका, एक परिचय होता है। दूसरा आपका मेन बॉडी होता है और तीसरा जो होता है वो आपका एक उपसंहार या कंक्लूजन का पार्ट होता है। 3 पार्ट होते हैं किसी भी निबंध के लिए। निबंध में 3-4 चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। एक तो पहला कि निबंध को आकर्षक बनाने के लिए हम ऊपर कोई एक कोटेशन उठाते हैं, कोई भाषण का कोटेशन उठा सकते हैं, कोई कविता या कहानी या कोई आपका एक्सपीरियंस हो उसको उठा सकते हैं। उसके बाद हम परिचय लिखते हैं जिस सब्जेक्ट के ऊपर अगर हमें जैसे सहकारी संघवाद के ऊपर निबंध लिखना है तो हम उसको वहाँ से सहकारी संघवाद क्या है उसे शुरू करेंगे। बीच में उसके करंट के कुछ चीज़ों को जोड़ेंगे और जोड़ते हुए बाद में उपसंहार करेंगे। तो ऐसे हमारा ये एक निबंध तैयार होता है। दूसरी चीज़ है निबंध में हमें कोई पैराग्राफ नहीं बनाने होते, हमें कोई जो है हेडिंग्स नहीं लिखनी होती, हमें कोई फिगर नहीं ड्रॉ करने होते। हमें निबंध का मतलब है कि एक जो है बिना बंधनहीन होता है निबंध, तो उस तरह से एक लिखना होता है लेख की तरह। और हमें बस पैराग्राफ चेंज करने होते हैं, हमें कोई बात बदलनी होती तो हम पैराग्राफ चेंज कर सकते हैं। मेरी लेक्चर को आपको ध्यान से सुनना है, मैं बहुत धीरे धीरे बताऊँगा ये चीज़ों को, जिससे कि आपको ये चीज़ें याद हो जाएं और ये चीज़ें आप जो है 2 बार सुन के आराम से अपनी भाषा में लिख सकते हैं। निबंध कॉपी नहीं किया जाता। निबंध आपकी एक खुली अभिव्यक्ति होती है, आपका खुला विचार होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम परिचय से शुरू करते हैं। संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जो 2 प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समाहित करती है। मतलब 2 प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाएं होती हैं, जैसे कि एक प्रांतीय स्तर की होती है, दूसरी केंद्रीय स्तर की होती है। हालांकि भारत में स्थानीय शासन के रूप में इसका एक तीसरा स्तर भी उन्होंने स्थापित किया है और संघवाद के उन्नत रूप को सहकारी संघवाद कहते हैं। ठीक है, अब सहकारी संघवाद क्या है? इसका मतलब होता है देश के निवासियों को कल्याणकारी शासन प्रदान करने के लिए केंद्र और राज्य आपस में सहयोग स्थापित करें। और इसका एक दूसरा रूप और होता है जो प्रतिस्पर्धी संघवाद कहा जाता है। प्रतिस्पर्धी संघवाद क्या होता है? प्रतिस्पर्धी संघवाद में लोगों को कल्याणकारी शासन देने के लिए राज्यों का आपस में सहयोग की जगह क्या होना चाहिए? कंपटीशन होना चाहिए, प्रतिस्पर्धा होना चाहिए। तो हम इसे प्रतिस्पर्धी संघवाद कहते हैं। इस तरह हमने देखा कि संघवाद की कैसी संस्थागत प्रणाली इंडिया में यूज़ की गई है और कैसे हमने एक सहकारी संघवाद और प्रतिस्पर्धी संघवाद दोनों को डिवाइड किया। इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेंगे हम इसी हिसाब से, फिर इसके बाद आगे देखते हैं। अब इतिहास की तरफ थोड़ा सा इसको घुमाने की कोशिश करते हैं। जैसे संविधान ने की जो सभा के लोग थे, उन्होंने भारतीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संघीय व्यवस्था को अंगीकृत किया, एक्सेप्ट किया। संविधान सभा ने ऐसे सरकार के गठन का निर्णय लिया जो केंद्र और राज्य के आपसी सहयोग और एकता तथा राज्यों के लिए अलग अधिकार के सिद्धांतों पर आधारित हो। तो मतलब ये होना चाहिए आपका कि केंद्र और राज्यों के बीच में आपसी सहयोग भी हो, साथ साथ राज्यों का जो एकल अधिकार है उसको भी लिया जाए। इस प्रकार ये विविधता जो राज्य की है उसे मान्यता देने के साथ साथ एक एकता को दिखाता है। और इसीलिए भारतीय संविधान में फेडरेशन शब्द का उपयोग ना करके यूनियन शब्द का उपयोग किया गया। इसी तरह केंद्र और राज्य सरकारों के इसमें इसीलिए स्पष्ट कार्य क्षेत्र दिए गए। उन्होंने इसे सूची के हिसाब से अलग किया कि हमने केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची जैसे सूचियाँ बनाए और उसमें हमने राज्य के कार्यों को, राज्य की जिम्मेदारियों को अलग किया, जो कि हमने 1919 के एक्ट में देखा भी था। फिर आगे देखते हैं। अगर ये पूछा जाए कि अभी हमारे विवादित मुद्दे क्या हैं, या फिर हम मेन बॉडी पहुँचते हैं, मेन बॉडी में हमें लिखना होता है कि अभी विवादित मुद्दे क्या हैं। देखिए, भारतीय संघवाद पर राजनीतिक प्रक्रिया की परिवर्तनशील प्रकृति काफ़ी प्रभाव पड़ा है। जो परिवर्तनशील अभी प्रकृति, इसका काफ़ी
प्रभाव पड़ रहा है राजनीतिक प्रक्रिया पर संघवाद के। ऐसा देखा गया है कि यदि केंद्र और राज्य में अलग अलग दल की सरकारें होती हैं तो राज्यपाल की जो भूमिका होती है वो केंद्र के एजेंट के रूप में होती है और संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप कम ही रहती है। वो क्यों रहती है? देखिए, राज्य सरकार क्या होता है कि जहाँ पे राज्य सरकार की पार्टी नहीं होती है, आप उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं वेस्ट बंगाल का उदाहरण, जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं है और का जो है आप वहाँ देखते हैं कि वहाँ पे जो राज्यपाल होता है वो एक एजेंट के रूप में काम करता है केंद्र सरकार की तरह। अगर यूपी का उदाहरण आप लेते हैं, यूपी में बीजेपी है, केंद्र सरकार में भी बीजेपी है, तो खास प्रभाव आपको नहीं देखने को मिलता क्योंकि केंद्र सरकार के रूल आराम से चलते हैं और वही जगह आपका पश्चिम बंगाल हमेशा चर्चा में रहता है। तो इसी तरह हमने देखा, इसमें यही अक्सर आरोप लगाया जा रहा है केंद्र सरकार राज्यपाल के माध्यम से उसके कार्यों में अनुचित हस्तक्षेप कर रही है। ऐसे ही अनुच्छेद 35 का प्रयोग असंवैधानिक सीमाओं से परे जाकर संकीर्ण राजनीतिक हितों की पूर्ति के बदले राजनीति के तहत किया गया, जो अभी 35 से हमने हटाया। ऐसे किया गया, राज्यपाल को लेके फिर जो है राष्ट्रपति का अध्यादेश निकाला और जो है नहीं 356 को हमने इसी तरह से यूज़ किया था। 356 में राज्य की जो है हमेशा आपत्तिकाल लगा दी जाती है। 35A में भी ऐसे इस्तेमाल होता था। तो देख लेते हैं, आगे देखते हैं। केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित सरकारी आयोग ने भी इस समस्या को रेखांकित किया था। अब सरकारी आयोग का हमने चर्चा कर दिया कि उसने भी क्या कहा था, उसने इसके समाधान के उपाय भी सुझाए थे। क्या सुझाए थे? किंतु उन पर अमल नहीं किया गया। ऐसे ही अखिल भारतीय सेवाओं के मामले में राज्य सरकारें बहुत संतुष्ट नहीं रहीं। इन सेवाओं में राज्य सरकारों ने अपने मामले केंद्र का गैर जरूरी हस्तक्षेप माना। अब देखिए, तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित एक राज्य मन्नार समिति 1983 में आई थी। उन्होंने इन सेवाओं को ख़त्म करने की बात कही थी, अखिल भारतीय सेवाओं को ख़त्म करने की बात कही थी। इसके अतिरिक्त नदी जल विवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। भारत में सहकारी संघवाद की भावना पर यह बहुत बड़ा चोट था। केंद्र और राज्यों के बीच में विवाद एक महत्वपूर्ण विषय है। वित्तीय विषय जैसे कि इसका एक होता है। वित्तीय विषय में राज्यों का यह मानना होता है ज़्यादातर वित्त उपयोगी संसाधनों और महत्वपूर्ण कर स्रोतों पर केंद्र सरकार का कब्जा है। सही बात है, कई सारे आप ऐसे देखेंगे मोनोपोली टाइप के टैक्सेस होते हैं जिसमें सीधा केंद्र का ही हिस्सा होता है। जहाँ पे ज़्यादा फंड मिलते हैं वो केंद्र का हिस्सा होता है। फिर केंद्र क्या करता है कि जिस राज्य से वो ज़्यादा फंड जनरेट हुआ, अगर उसको सबको बांटना है तो वो अपने हिसाब से उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को करता है, ना कि जिस राज्य में ज़्यादा मिल रहा है उस राज्य को ज़्यादा दे दे। जैसे कि अभी औद्योगिक रूप से आप देखिए, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और केरल जैसे जो राज्य हैं काफ़ी मजबूत हैं, लेकिन फंड का आवंटन जो होता है यूपी को मिलता है क्योंकि वित्त आयोग की सिफारिश जनसंख्या के आधार पर हुई। तो इस तरह से कई सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिसके आधार पर हमेशा राज्यों को विवाद होता रहता है कि संघवाद जो है वो एक चुनौती बन के आती है। सब बिंदुओं के अतिरिक्त इकहरी नागरिकता, सम्मति सूची के विषयों पर केंद्रीय कानूनों की वरीयता, इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में समाहित हो जाना, संसद का नए राज्य के निर्माण और उनकी सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित जो अधिकार हैं, ऐसे कई सारे विषय हैं जो संघवाद की मूल भावना से साम्यता नहीं रखते। वो नहीं सपोर्ट करते कि हाँ, संघवाद एक जो है राज्य की तरह जो है एक राज्य को काफ़ी स्वतंत्रता दे रहा है, वो एक प्रेशर की तरह दिखाई देता है। अगर हम ऐसे इसके बारे में हम कहें कि नहीं, हमें कोऑर्डिनेशन कैसे करना चाहिए, हम कैसे क्या बताएं कि सुधार हो सकता है। देखिए, अगर हम राष्ट्रपति शासन के बारे में बात करें और राज्यपाल की भूमिका के बारे में बात करें तो ये बिल्कुल स्पष्ट होता है कि इंदिरा साहनी और बम्बई केस, यहाँ हमने केस की भी चर्चा की। इंदिरा साहनी और बम्बई केस में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों के बाद इन प्रावधानों को गैर संवैधानिक और प्रयोग को लगभग जो है समाप्त हो गया है। ठीक है, और यदि इन प्रावधानों के अनुचित प्रयोग करने का दुस्साहस केंद्र सरकार ने किया तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में न्याय किया जाएगा। मतलब इंदिरा साहनी और बम्बई केस में जो ये राष्ट्रपति शासन और राज्यपाल की भूमिका थी, इसमें थोड़ा सा इनको दबाया गया। योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग का गठन किया गया और राज्यों की भूमिका को महत्वपूर्ण बनाई गई। जहां हमारा योजना आयोग था, या योजना आयोग क्या करता था, कोई भी नियम ऊपर से बना के नीचे लागू करता था, उस जगह हमारा जो नीति आयोग है, नीति आयोग इस चीज़ में बदला हुआ है और वो ग्राउंड लेवल से अप लेवल जाने की कोशिश करता है। स्कीम्स जो बनाई जाएंगी वो नीचे लेवल के हिसाब से बनाई जाएंगी और इसके काउंसिल में सभी मुख्यमंत्रियों को शामिल किया गया। जो आपका नीति आयोग था, नीति निर्माण के कार्यान्वयन के लिए राज्यों की जो भूमिका है उसे काफ़ी बढ़ाई गई। इसके अलावा राज्यों के वित्तीय मामलों को लेकर जो भी शिकायतें थीं उन्हें 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों
की स्वीकृति देकर दूर कर दिया गया। जो भी आपके वित्तीय मामले की राज्यों की शिकायत थी, कुछ कानून सुधार किए गए। जीएसटी कानून लाया गया, इसको मान्यता मिले, पूरे देश में एक समान कर की संरचना स्थापित हुई। इसके सबके अतिरिक्त भी आपका विभिन्न राज्यों में जो क्षेत्रीय दलों की जो आपका सरकारों का होना हो गया, ये फिर जो है मजबूती के साथ क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का जो अस्तित्व है, एक स्थायी सरकारें हो गई, राज्यसभा की प्रभावकारी भूमिकाएं हो गई, ये स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका हो गई। ये ऐसी जो है व्यवस्थाएं हैं जिसे सहकारी संघवाद को मजबूती प्रदान कर रही हैं। ठीक है, तो ये ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। तो इस हिसाब से हम ये दिखा सकते हैं कि कैसे सहकारी संघवाद की मजबूती प्रदान कर रही है। और किसी भी देश के विकास के लिए ज़रूरी होता है कि उसके जो सारे स्टेट्स होते हैं, ये उपसंहार में लिखेंगे हम कि सारे जो स्टेट्स होते हैं वो उनको डेवलप होना ज़रूरी होता है। उनके जो सामाजिक संसाधन है, जो उनके जो है सामाजिक पूंजी है, जो उनका जो है प्राकृतिक पूंजी है, उसका सही से इस्तेमाल और सही तरीके से उनका विकास हो सकते हैं। वहाँ के लोगों को समुच्चर रूप से शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले और आवास मिले, और इन सबकी सुविधा करने की जो सरकार की जिम्मेदारी होती है, जो कि डीपीएसपी में भी बताया गया है, उसका पूरा निर्वहन हो। और ये तभी हो सकता है जब हमारे जो सभी देश के हमारे जो देश के सभी राज्य हैं वो सारे एक्युमुलेट हों, वो एक साथ रहें, एक साथ जो है रह सकें, एक साथ सभी योजनाओं का पालन सही तरीके से हो, एक सामाजिक भेदभाव दूर हो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि राज्यों का आपसी सहयोग बना रहे, और इसमें सहकारी संघवाद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसी के साथ में हमारा ये जो निबंध का पोर्शन है ये ख़त्म होता है। इतने सब्जेक्ट में हम उपसंहार लिख के इस निबंध को ख़त्म करेंगे। लगभग 600 से 700 शब्द आराम से लिख सकते हैं सहकारी संघवाद के ऊपर। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए निबंध के साथ। जय हिंद, जय भारत।